हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं अपीयरेंट वेट को। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अपीयरेंट वेट ऑफ अ लिफ्ट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, मतलब किसी आदमी का वेट किसी लिफ्ट के अंदर क्या होगा, इसी चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या लिफ्ट रेस्ट में है। इन सारी कंडीशंस में अपन देखेंगे कि किसी आदमी का, किसी मैन का अपीयरेंट वेट यानी आभासी भार कितना होगा किसी लिफ्ट के अंदर। ठीक है, इसी चीज़ को अपने को समझना है। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सी बात देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, ये कोई ब्लॉक है और इसको हमने ग्राउंड पे ऐसे रख दिया है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा, हम इसको ग्राउंड पे रख दे रहे हैं, इसका मास हम ले रहे हैं स्मॉल m। तो अगर इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करें तो हम सबको पता है कि एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ ग्राउंड से इस ब्लॉक के ऊपर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और एक ब्लॉक लगाता है इस ग्राउंड के ऊपर और ये लगता है इसके सेंटर से नीचे की तरफ। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी m इंटू जी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो जब ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है यानी कि इस पर लगने वाले सभी नेट फोर्सेस का सम क्या होगा, ज़ीरो के बराबर। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि जो एफ नेट आएगा यहाँ पे वो ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है। ठीक है, अब एफ नेट की बात करें तो आप ऊपर का बड़ा ले लो या नीचे का बड़ा ले लो। तो अगर हम ऊपर का बड़ा मान लें तो n माइनस एम जी करेंगे। ठीक है, n माइनस एम जी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए n अगर ऊपर का हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे का हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और इज इक्वस टू हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से n इक्वस टू आएगा m इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो n इक्वस टू एम जी आया है, इसमें जो ये आपका दिख रहा है ना, ये n, ये आपका बताएगा एक्चुअल वेट या रियल वेट। क्या बताएगा? एक्चुअल वेट या रियल वेट बताएगा। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू घटती या बढ़ती है तो वही अपीयरेंट वेट को दर्शाएगा यानी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो आ गई बात कि अगर n इक्वस टू एम जी आ गया है तो जो n है वो एक्चुअल वेट या रियल वेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसी में यानी कि n के वेरिएशन को, कि n किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये तो एक बेसिक सी आपको इन्फॉर्मेशन थी जो आपने देखा कि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है। n अगर n mg के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो अपीयरेंट वेट है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो अपीयरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर होगा, रियल वेट या एक्चुअल वेट के बराबर होगा। यानी कि n इक्वस टू एम जी अगर आ जाता है, n इक्वस टू अगर एम जी आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि अपीयरेंट वेट और रियल वेट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं केस के ऊपर। ठीक है, तो हम जैसे अब ये देख लेते हैं केस फर्स्ट में, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इफ़ लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, यानी कि जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है। तो अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो n के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि जैसे ये मान लीजिए कि एक लिफ्ट है। ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर अपन वेइंग मशीन रख देते हैं। इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन हमने रख दिया। ठीक है, वही रीड करके हमें बताएगा कि जो आदमी है, जो मैन है, उसका वेट कितना होगा। अब हम इस लिफ्ट के वेइंग मशीन के ऊपर किसी आदमी को ऐसे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये जो केस था ना, ये दोनों सेम है। मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है
इसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे मान लेते हैं कि ये रख दिया गया है और नीचे क्या है, वेइंग मशीन। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का अगर मास ले लेते हैं m, तो अब वेइंग मशीन के ऊपर आप जितने भी फोर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करिए। तो जो मैन के ऊपर फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, जिसको बोलेंगे mg। ठीक है, अब देखिए मैन के ऊपर इस सरफेस के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम बोल देंगे n। तो यहाँ पे अगर ये रेस्ट में है, अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि n इज इक्वल्स टू mg। अगर रेस्ट में है तो यानी कि ऊपर और नीचे लगने वाला फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेइंग मशीन है ये यही चीज़ मेज़र करके बताएगी कि जो आदमी का वेट है वो m इंटू जी के बराबर है। और यही आप समझ पाए ना कि इसी को क्या बोल देंगे, रियल वेट या एक्चुअल वेट, इसी का नाम होगा रियल वेट या एक्चुअल वेट। बात समझ में आ गई। चलिए अब ज़रा हम समझते हैं, लिफ्ट तो हमने देख लिया, अब हम इसी की बात करते हैं। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है, कहने का क्या मतलब था कि मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब हमें इसी के वेट को हमें देखना है। तो ज़रा अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर इस आदमी का मास m है और ये लिफ्ट किस में है, रेस्ट में, लिफ्ट है रेस्ट में, तो जब लिफ्ट रेस्ट में है तो यानी कि हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, इस सरफेस पर, इस सरफेस के कारण या इस सरफेस के कारण इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, और इस आदमी के कारण इस वेइंग मशीन के ऊपर लगेगा नीचे की तरफ एक फोर्स, जिसको बोलेंगे m इंटू जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि नेट फोर्स, तो F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर है तो अब F नेट की बात करें तो F नेट में क्या बोलेंगे, आप कोई चीज़ भी बोल सकते हैं, n माइनस एम जी या एम जी माइनस एन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो F नेट के प्लेस पे हम लिख देते हैं n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, फिर क्या आ जाएगा, m से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू m इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो जो वेइंग मशीन है, जो वेइंग मशीन है वो जो वेट मेज़र करेगी उस आदमी का, वो mg के बराबर मेज़र करेगी। तो इस कंडीशन में देखिए n और mg दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो अपीरेंट वेट है, अपीरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा, वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ये एक बात थी। ठीक है, हमें यही चीज़ समझना था यहाँ पे कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो फिर जो अपीरेंट वेट होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक्चुअल वेट के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अब हम केस सेकेंड की बात करते हैं। हम केस सेकेंड में ये देखेंगे कि मान लीजिए कि जो लिफ्ट है या तो अपवर्ड जा रही है, लिफ्ट है वो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है। तो अब देखा जाए तो देखिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे, फिर से ये बनाएंगे अपन एक वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर फिर से वही आदमी, हाँ ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि v क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब हमें एक बात पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, 0।
ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे सारे फोर्स रिप्रेजेंट करें तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा n, और नीचे की तरफ क्या लगेगा फिर से m इंटू जी। यहाँ पर इसका मास m है। तो अब बात करें हम एफ नेट की, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू ए आएगा। ठीक है, अब देखिए एफ नेट फिर से n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है ज़ीरो, एक्सेलरेशन क्या है ज़ीरो, तो ये ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू लिखेंगे m इंटू जी, एम इक्वल्स टू एम जी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, n और mg दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपीयरेंट वेट है, जो अपीयरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। अपीयरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो ध्यान हमें रखना है कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब भी अपीयरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर वो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है उस टाइम भी अपीयरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक लिफ्ट एक्सेलरेट ना करे तब तक उसके एक्चुअल वेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। दो केस तो हम देख चुके। चलिए अब केस थर्ड हमारा है। हम यहाँ पे बोलेंगे व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड। लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो अब देखिए ये हमारा दोनों ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमेशा इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ लगेगा, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन ये लिफ्ट किधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ। तो यानी कि देखिए अब ध्यान रखिएगा, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे तो n ग्रेटर होगा mg से। ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे तो mg ग्रेटर होगा n से। लेकिन बात अभी यहाँ पे है, ये है कि ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ नेट इज़ इक्वल्स टू m इंटू ए, ऐसा बोलेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है। अब एफ नेट की अगर बात करें तो n माइनस एम जी, क्यों, क्योंकि एक फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स नीचे की तरफ, और जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए हम बोलेंगे कि n इज़ ग्रेटर देन एम जी। तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस एम जी, यानी कि नेट फोर्स, इसमें से इसको घटा देंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा m इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको इधर भेजिए तो एम जी प्लस एम ए, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझ पाएँ तो अच्छी बात है। n है ग्रेटर देन एम जी, n क्या है ग्रेटर देन एम जी है। एम जी क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें एम ए जुड़ गया है, एम जी तो केवल एम जी है, लेकिन अगर n की बात करें तो एम जी में एम ए ऐड हो गया है, इसीलिए n की वैल्यू बढ़ गई है। पहले से n की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए हम बोलेंगे कि n ग्रेटर है, n क्या है ग्रेटर है। यहाँ से देखिए अगर बात करें तो n क्या था, n क्या होता था, n को हम अभी ले लेते थे जैसे एक्चुअल वेट या रियल वेट की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अगर अब हम बात करें यहाँ पे, एक चीज़ कुछ गड़बड़ हो गया ना, ज़रा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल वेट को आप ये ले लीजिए एक्चुअल वेट या रियल वेट को, और अपीयरेंट वेट को आप ये ले लीजिए n को अपीयरेंट वेट मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो n है वो अपीयरेंट वेट है, अपीयरेंट वेट है। और यहाँ पे ये आप क्या देख रहे हैं, ये अपना
रियल वेट या एक्चुअल वेट है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अपीयरेंट वेट इज़ ग्रेटर देन रियल वेट, तो ये आएगा। ठीक है, अपीयरेंट वेट इस बार रियल वेट से ज़्यादा होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो वेइंग मशीन है वो आपके वेट से ज़्यादा वेट मेज़र करेगी। ठीक है, जो आपका एक्चुअल वेट है उससे वो ज़्यादा वेट मेज़र करके आपको प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक केस था। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि व्हेन लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है उस टाइम क्या होगा। ठीक है, तो वो हमारा केस 4 है। चलिए केस 4 की अपन बात कर लेते हैं। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब आप खुद देखिए कि जो mg है वो ग्रेटर देन n है, तो हम यहाँ से लिखने वाले ये हैं कि mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma, हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें n चाहिए तो आप इसको इस साइड भेज दीजिए। तो जब n आप इसको इस साइड भेजेंगे तो mg माइनस ma आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, n को आप इधर भेज दीजिए तो ये n आ गया। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमें ये पता है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये रियल वेट है, ये क्या है, रियल वेट है। अब यहाँ पे ये क्या हमारा है, अपीयरेंट वेट है, अपीयरेंट वेट है ये है। ठीक है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो रियल वेट क्या है mg, लेकिन अपीयरेंट वेट जो है वो mg में से कुछ कम हो रहा है, mg में से कुछ कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस बार जो होगा mg और n में वो mg ग्रेटर होगा, तो mg ग्रेटर देन n। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अपीयरेंट वेट लेस देन रियल वेट या एक्चुअल वेट। ये बात पल्ले पड़ी। तो एक पॉइंट था, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ज़रा एक बार इसको देखिए, आपको बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अच्छा क्या देखने को मिला है कि जो यहाँ पे वेइंग मशीन है वो आपका जो वेट है ना वो उससे कम बताएगा। मतलब ऐसा कुछ होगा कि अगर आपका रियल वेट 100 किलो है, मान लीजिए 100 किलो अगर आपका रियल वेट है, तो जो आपका ये इस टाइम वेइंग मशीन बताएगी ना, वो बताएगी या तो 90 किलो या 95 किलो, कुछ इस तरीके से बताएगी, लेकिन 100 किलो नहीं बताएगी। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो रियल वेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अपीयरेंट वेट। बात पल्ले पड़ी। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब देखिए यहाँ पे इसके बाद केस है कि अगर फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही है, अगर लिफ्ट फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही है उस टाइम क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो हमारा 5th केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रीली। यहाँ पे आप इसको खिसका लीजिएगा, आगे हम कर दे रहे हैं फ्रीली। अगर ये जो लिफ्ट है वो फ्री नीचे की तरफ मूव कर रही है, जब फ्री मूव करती है उस टाइम हम बोलते हैं कि ए और जी आपस में बराबर होगा। मतलब जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ना वो जी के बराबर हो जाएगा। अब जब ये कंडीशन देखने को मिली तो हम यहाँ पे एक चीज़ और तो जानते हैं ना कि एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, अब एफ नेट आप चाहे इसमें से, अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो एम जी माइनस एन करिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, जी रखेंगे, तो यहाँ पे हम जी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एम जी और एम जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कहने का क्या मतलब है कि अगर लिफ्ट
फ्रीली मूव कर रही है, या ऐसा, हाँ लिफ्ट अगर फ्रीली मूव कर रही है, या हम बोलें कि लिफ्ट टूट गई है, जो लिफ्ट है वो अगर उसकी रस्सी काट दी जाए तो वो फ्रीली मूव करेगा, और जब फ्रीली मूव करेगा तो जो वेइंग मशीन है वो आपका वेट मेजर नहीं करेगी। ठीक है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस कंडीशन। बात समझ में आई? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ए और जी आपस में बराबर हो जाएं उस टाइम हम वेटलेसनेस की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट केस है हमारा। अब उस केस को अपन देखते हैं। ये बोल रहा है व्हेन लिफ्ट मोर एक्सेलरेटेड एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन है और 6 कंडीशन को आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट हो रही है नीचे की तरफ, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उससे ज़्यादा तेज़। तो अब इसको समझिएगा, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन वो ऐसे आ रही है कि जो ए है वो ग्रेटर देन जी है। अगर जी की वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, तो इस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, या तो 13 होगा, कुल मिला के 10 से ज़्यादा होगा। तो इतने मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये लिफ्ट मान लीजिए नीचे की तरफ आ रही है, तो इस टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि वेट क्या होगा या अपीयरेंट वेट क्या होगा उस आदमी का, ये हमें देखना है। ठीक है, अभी भी हम लिखेंगे यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिखेंगे। अब एफ नेट नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखिए n इज इक्वल्स टू, इसको इधर और इसको इधर भेज दें तो एम जी माइनस एम ए आएगा। ठीक है, एम जी माइनस एम ए आएगा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, m हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो g माइनस ए बचेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, a क्या है? ग्रेटर देन g है, a है ग्रेटर देन g। अगर हम इसकी वैल्यू 10 ले लें और इसकी वैल्यू 11 ले लें तो 11 में से 10 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 बचने का मतलब क्या है कि m में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई है? निगेटिव। n की वैल्यू क्या आ गई है? निगेटिव, या हम बोलेंगे n लेस देन 0, ऐसा भी बोल देंगे। निगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन 0। अच्छा, ये कंडीशन कौन सी है, या इस कंडीशन में क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर n की वैल्यू निगेटिव आ जाए या लेस देन 0 आ जाए, उस टाइम जो लिफ्ट के अंदर आदमी होगा ना, वो मतलब वो छत तक चला जाएगा, मतलब फर्श छोड़ के उसका जो सर है वो छत से, लिफ्ट की छत से टकरा जाएगी। ठीक है, वो ये कंडीशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर लिफ्ट की छत तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थे, या ये जो हम देखे हैं वो अपीयरेंट वेट को देखे हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो हमें लगता है कि आप कर लेंगे। आप ये कंडीशन, अगर 6 कंडीशन थी, 6 कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई है तो अपीयरेंट वेट का जो भी केस आएगा वो आपसे फंसने वाला नहीं है। ठीक है।